ये हिंदू कोड बिल लाने के बाद में जो कुछ करना है, होना है, लोगों ने उनको थंपिंग मेजोरिटी से चुन कर दिया इसके बावजूद, और फिर उन्होंने हिंदू कोड बिल पास करवा लिया। ये बहुमत से पास हुआ। यस, ये कोई एक मत से पारित नहीं हुआ, ये बहुमत से पारित हुआ, और फिर वो अपने संविधान का हिस्सा भी बना। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हिंदू कोड बिल का विरोध होना तो बहुत ही, क्योंकि ये डायरेक्ट धर्म में हस्तक्षेप है ऐसा माना जाता है। हाँ, प्रोग्रेसिव विचार लोगों तक पहुंचाना, इनको एक्सेप्ट करवाना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम। ये सबसे बड़ा मुश्किल काम गांधी नेहरू के फ्रीडम मूवमेंट ने किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने किया, फुले शाहू अम्बेडकर के विचारों ने किया। इसलिए वो सब थे, बीज थे हमारे, उन बीजों को उठा उठा के हमने ये सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद में ये बीज परमानेंट करने का जो प्रयास हमने करना चाहिए था वो नहीं किया, इसलिए वो आज करने की बहुत आवश्यकता है। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में देश के जाने माने विचारक, चिंतक और अखिल भारतीय अनुसंधान निर्मूलन समिति के अध्यक्ष माननीय श्याम मनोज जी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। संविधान ने इस देश को क्या दिया, इस पर हमेशा चर्चा होती है। संविधान और अनुसूचित जाति, संविधान और ट्राइबल्स, संविधान और महिला, संविधान और तमाम अल्पसंख्यक, इन सब पर चर्चा होती है। और हम हमेशा ये चर्चा करते हैं कि इस देश के संविधान ने इस देश के लोगों के भलाई के लिए बहुत कुछ किया है। इक्वेलिटी दी है, जस्टिस दिया है, फ्रीडम दिया है, फ्रेटर्निटी दी है। लेकिन आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम सर से चर्चा करने वाले हैं, और वो विषय है संविधान और अपर कास्ट, या यूं कहे संविधान और ब्राह्मण। इस देश के संविधान ने इस देश में जो एक शोषक वर्ग था, शासित वर्ग था, उनको भी बहुत कुछ दिया है। उनके उत्थान में, उनके प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ये एक अलग विषय है सर, इस विषय पे बहुत गहराई से अपनी बात रखेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जैसा कि हमने सोचा था, तय किया था कि इस विषय पर भी हम बात करेंगे कि कई बार चर्चाएं होती है संविधान के संदर्भ में, और इस देश के बहुजन समाज या देश के शोषित वंचित समाज के ऊपर तो बहुत बड़े उपकार तो संविधान ने किए ही है। लेकिन जैसा आपने कहा कि इस देश के ब्राह्मण वर्ग को भी, या इस देश के अपर कास्ट को भी संविधान ने बहुत कुछ दिया है। उनके उत्थान और उनके प्रगति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उस पर बताइए कि किस तरह से आपके मन में ये ख्याल आया, किस तरह से आपने इसको एलैबोरेट करना चाहेंगे। नमस्ते। सबसे पहली बात हमने ये समझ लेनी चाहिए कि हमारा देश करीबन 2000 सालों से मनुस्मृति के आधार पर चलता आया है। राइट। चाहे यहाँ हिंदू राजा हो तो भी आम व्यक्ति के जीवन पर, उसके धार्मिक जीवन पर, उसके सामाजिक जीवन पर मनुस्मृति का राज रहा है। राइट। इस देश में जब मुसलमान राजे थे, मुस्लिम राजे थे 700 से 800 सालों तक, राइट, तब भी आम जीवन पर जो हिंदू अपने आप को कहलाते हैं या फिर जिनको हिंदू समझा जाता है, उनके जीवन पर मनुस्मृति का ही राज था। राइट। अंग्रेजों के जमाने में वो इतना प्रगतिशील होने के बावजूद, प्रोग्रेसिव होने के बावजूद, वो लोकतांत्रिक उपज के होने के बावजूद भारत में जो राज रहता था वो मनुस्मृति का ही था। ओके। यानी शुरुआत के दिनों में जब उनका राज यहाँ स्थिर होने लग गया भारत में, तो उनके दिमाग में ये विचार आया था कि हम कानून कैसे तैयार करें। ओके। भाई, मुस्लिमों के लिए कानून तैयार करना बहुत आसान है, हदीस है उनकी, उसके आधार पर किया जा सकता है। राइट। तो उन्होंने काशी के ब्राह्मणों के साथ में चर्चा की, और इस चर्चा में उनको कहा गया कि मनुस्मृति ये सही माने में भारत का, ब्राह्मणों के द्वारा उनको कहा गया कि भारत का सही संविधान है। ओके। इसके आधार पर भारत चलता है। ओके। ये कायदे कानून व्यवस्था है, हिंदुओं की कायदे कानून व्यवस्था। इसलिए शुरुआत के दिनों में जब कानून बना रहे थे भारत के लिए, तब उन्होंने मनुस्मृति के आधार पर कानून तैयार करने की पूरी तैयारी भी कर ली थी। और शायद कुछ उसके आधार पर तैयार भी किए। ये इतिहास रहा है। ओके। अब मनुस्मृति में क्या क्या लिखा है ब्राह्मणों के बारे में, अगर आप मनुस्मृति पढ़ते जाओगे, वो पूरे विषमता से खचाखच भरी है। ओके। यानी ब्राह्मणों के हित के लिए, ब्राह्मणों का वर्चस्व निर्माण करने के लिए, ब्राह्मणों का वर्चस्व टिकाने के लिए ये मनुस्मृति तैयार की गई, ऐसा ध्यान में आता है। ओके।
ये मनुस्मृति में बहुत अलग अलग विरोधाभासी कई श्लोक भी है। हाँ। जैसे एक श्लोक ये भी है कि ब्राह्मणों ने कभी संपत्ति का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अच्छा। ब्राह्मणों ने संपत्ति का मोह भी नहीं रखना चाहिए और संपत्ति का ग्रहण नहीं करना चाहिए। संपत्ति अपने पास नहीं रखनी चाहिए। ओके। ये भी श्लोक आपको मनुस्मृति में मिलेगा। हाँ। दूसरा श्लोक मिलेगा कि ब्राह्मणों की संपत्ति कभी भी राजा ने अपने कब्जे में नहीं लेनी चाहिए। ओके। भाई जिन ब्राह्मणों ने संपत्ति नहीं रखनी है तो उनके कब्जे में लेने का सवाल कहाँ है? एग्जैक्टली। हाँ। यानी यहां तक की बात है। हाँ। फिर राजा को आज्ञा ये है कि राजा बार बार धर्म के लिए यज्ञ करे और यज्ञ करने के बाद में हर समय वो ब्राह्मणों को दान दे। तो दान में क्या क्या दे? हाँ। सबसे पहले लिखा है स्त्री। अच्छा। ब्राह्मणों को सबसे पहले स्त्री दान करे, यज्ञ फिर के बाद। शैया। अच्छा। स्त्री के बाद में शैया आती है। हाँ। शैया यानी बेड। स्त्री दान करे, बेड दान करे, उसके बाद में घर दान करे, वाहन दान करे तथा धन दे। इसके साथ में धन भी दे। अच्छा। अभी कल्पना कीजिए कि एक राजा है, बहुत धार्मिक है, वो साल में केवल दो ही यज्ञ करता है। राइट। तो भी साल में 2 स्त्रियां ये दान देगा। आगे उसमें लिखा, ये भी लिखा है उपभोग के लिए। अच्छा। उपभोग के लिए स्त्री, वाहन, शैया, घर यानी निवास और धन उपभोग के लिए दे। इतने स्पष्ट तरीके से लिखा इतने है। स्पष्ट तरीके से कहा गया है। ओके। यानी ये स्त्री पत्नी नहीं है, ये उपभोग के लिए स्त्री है। हाँ हाँ। अब कल्पना कीजिए कि मनुस्मृति में एक ब्राह्मण पुरुष को चारों वर्णों की स्त्रियों से विवाह करने का अधिकार है। वो किसी भी वर्ण के स्त्री से विवाह कर सकता है। ओके। उसको अगर सही माने में अपने वारिस पैदा करने हैं तो उसने ब्राह्मण स्त्री से विवाह करना ही है। हाँ। वो क्षत्रिय स्त्री से कर सकता है, हाँ। वैश्य स्त्री से कर सकता है, शूद्र स्त्री से कर सकता है। हाँ। ये होगी विवाह की बात। कितनी स्त्रियों के साथ में विवाह करना चाहिए इसका कोई बंधन नहीं है। अच्छा। यहाँ कोई उसकी पाबंदी नहीं है। ओके। वो चाहे तो 100 स्त्रियों के साथ में विवाह कर सकता है, उसकी अगर उतनी क्षमता है तो। और फिर साथ में ये जो दासियां है, जो राजा की ओर से उसको भेंट मिलती है, केवल राजा ही क्यों देगा? सीधी सी बात है ना। जहां ये प्रचलन होगा कि राजा यज्ञ करेगा तो ब्राह्मणों को स्त्री दान करेगा, तो वहां का जो धनवान वर्ग होगा वो भी जब यज्ञ करेगा तो ब्राह्मणों को स्त्रियां देगा। तो ये जो स्त्रियां आएगी उनका उपभोग लेने के लिए और उनको दासी कर यूज करने के लिए ये ब्राह्मणों को पूरा का पूरा अवसर है। ये धर्म अब ये स्थिति है, ये धार्मिक स्थिति है, ये मनुस्मृति की स्थिति है। अच्छा। अब मैं हमेशा कहता हूं कि ये मनुस्मृति ने ब्राह्मणों को क्या दिया। अब दूसरे वचन तो हम सभी जानते हैं कि ब्राह्मण चाहे तथा मूर्ख हो, कुछ भी हो, वो बाकी सभी लोगों से विद्वान लोगों से श्रेष्ठ है। यस। ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप है। यस, ये भी लिखा है। ब्रह्म हत्या कभी भी नहीं करनी चाहिए। और राजा लोगों को सही माने में हिदायत दी गई थी कि किसी भी स्थिति में आपने ब्रह्म हत्या नहीं करनी है। चाहे उस ब्राह्मण ने कुछ भी किया हो, चाहे बलात्कार किया हो, चाहे देशद्रोह किया हो, चाहे संगीन से संगीन अपराध किया हो, इसके बावजूद उसको हत्या नहीं देनी। सबसे कड़ी शिक्षा कौन सी है ब्राह्मण के लिए? देश छोड़कर जाओ। अच्छा। इससे बड़ी कोई शिक्षा नहीं। ओके। मेरा राज्य छोड़कर जाओ। अच्छा। और वो भी राजा करता नहीं, कभी हिम्मत नहीं करता, ऐसी स्थिति थी। अब मुझे बताइए, इस वातावरण में जो ब्राह्मण बच्चे पलते बढ़ते होंगे उन पर क्या संस्कार होते होंगे? जी हाँ। वो अपने आप को इंसान समझते होंगे क्या? नहीं। वो अपने आप को भूदेव समझते। हाँ। उनको पता है कि मैंने कुछ भी गुनाह किया तो भी मुझे किसी प्रकार का शिक्षा का प्रावधान नहीं है। राइट। एक तरफ ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पातक है और दूसरी तरफ इस देश में जो बहुसंख्यक शूद्र लोग हैं, शूद्रों की संख्या हमेशा भारत में 60% से ज्यादा रही। यस। वैश्य बहुत कम रहे हैं, क्षत्रिय बहुत ही कम रहे क्योंकि वही एक लड़ने वाले थे, मरने वाले थे। यानी स्त्रियों की संख्या ज्यादा क्षत्रियों में और पुरुषों की संख्या कम, ऐसा हमेशा होता था। यस। और ब्राह्मणों की संख्या, आप अगर किसी भी ढंग से विचार करें तो आपके ध्यान में आएगा कि पूरे भारतवर्ष में शूद्रों की संख्या हमेशा 60% से ज्यादा रही है। जी हाँ। अब ऐसी स्थिति में आप कल्पना कीजिए, शूद्र की हत्या कुत्ता, बिल्ली, गोह के समान है, मेंढक के समान है। अब ये ब्राह्मण को अगर गुस्सा आता है तो वो क्या करेगा?
किसी भी शूद्र को मार डालेगा, उसको तो शिक्षा का कोई कोई डर ही औचित्य नहीं है। हाँ यानी आप कल्पना कीजिए कि किस ढंग के मानसिक हाँ विकास उनके होते होंगे, यस वो अपने आप को इंसान समझकर बर्ताव कर पाएंगे। हाँ ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, अब ये बंधन अगर होता कि हर ब्राह्मण ने विद्वत्ता पूर्ण होना ही चाहिए, हाँ सभी वेदों का अध्ययन करना ही चाहिए, हाँ वो अब वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे तो उनका ब्राह्मणत्व खत्म हो जाएगा, हाँ ऐसे कोई ऐसे प्रावधान कोई मनुस्मृति में नहीं है, कम से कम मनुस्मृति में नहीं है। लेकिन वो दुबे तिबे चौबे इस तरह के भी तो उनको दिया है ये उनके प्रतिष्ठा का विषय है। हाँ प्रतिष्ठा के लिए जैसा हम हमारे यहाँ अलग अलग पदवियां देते हैं, हाँ भारत रत्न देते हैं हाँ 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 वगैरह वगैरह, उस ढंग की ये पदवियां हो गई। हाँ उसके कारण उनका ब्राह्मणत्व है और नहीं है इससे इससे संबंध कोई नहीं है। फर्क नहीं है हाँ। यस श्रेष्ठ ब्राह्मण कम श्रेष्ठ ब्राह्मण ऐसा ये फर्क होगा, हाँ यस लेकिन ये फर्क नहीं है कि आप ब्राह्मण ही नहीं है क्योंकि आपने विद्वत्ता ग्रहण नहीं की। क्योंकि ये श्लोक कैसे आता है, हाँ चाहे ब्राह्मण मूर्ख हो, किसी भी विद्वान से वो श्रेष्ठ है, ये हाँ कैसा आ सकता है? हाँ ये तो पॉसिबल ही नहीं फिर से। बिल्कुल तो आप कल्पना कीजिए कि ब्राह्मणों को कुछ करने के लिए कुछ प्रयास प्रेरणा बची होगी क्या? भाई वो एक बार जन्म लिया उसने, ब्राह्मण के पेट से वो आ गया, वो इसका पृथ्वी पर का भूदेव है, यस उसको सभी चीजें अपने आप उपलब्ध है। हाँ सारे प्रिविलेजेस हाँ, बस सब प्रिविलेजेस उपलब्ध है। है हमेशा राजा या फिर बड़े बड़े लोग जो हैं जिनके पास में काफी धन है, हाँ या फिर वो बहुत बड़े अच्छे ओहदे पर है, सरदार है, सेनापति है, या फिर मंत्री लोग है, यस वो सभी लोग बार बार यज्ञ करेंगे, ये सब चीजें करेंगे, ब्राह्मणों को स्त्रियां दान देंगे और इस ढंग से वो जीते रहेंगे। अब इस स्थिति में मैं पहला सवाल उठाता हूं, अभी कितना उसमें परिवर्तन आया? हाँ, सबसे पहले हम स्त्रियों से शुरुआत करेंगे। ओके हम सभी जानते हैं कि गए 2000 सालों में कम से कम स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था भारत में। हाँ पहले होगा नहीं होगा, ये सच्चाई है 2000 सालों की हाँ 2000 सालों की ये सच्चाई है। राइट ये सच्चाई कहां तक आती है? 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी तक आकर पहुंचती है। राइट सावित्रीबाई फुले का उदाहरण हम सबको मालूम। हाँ सावित्रीबाई फुले खुद पढ़ी, उनको उनके पति ने पढ़ाया, यस ज्योतिबा फुले ने पढ़ाया। पढ़ने के बाद में उन्होंने स्त्री शिक्षा की शुरुआत की। जी हाँ वो स्कूल में जब पढ़ाने के लिए जाते थे, अभी भी आप देखेंगे फुलेवाड़ा से वहां तक पढ़ाने जाती है, वो सब हाँ, पूरी वो व्यवस्था है। देखेंगे तो वहां इर्द गिर्द सभी बड़े बड़े वाड़े हैं, हाँ उनके गलियों में से जाना पड़ता है। वो जब जाते थे तो उसको कुल्टा कहा जाता था, कुल्टा यानी वेश्या, अच्छा उनको कुल्टा कहा जाता था, धर्म बुड़वी कहा जाता था, हाँ गंदी गंदी गालियां दी जाती थी। हाँ और केवल इतना ही नहीं तो उनके ऊपर गंदगी डाली जाती हाँ, थी, गोबर भी फेंका जाता था गोबर फेंका जाता था, घर में जो साफ किया जाता है वो कचरा डाला जाता हाँ। था, गंदगी फेंकी जाती थी। काफी मुश्किल था यानी इसके लिए वे क्या करते थे कि हमेशा एक एडिशनल साड़ी, जिसको यस, पातळ कहते हैं मराठी में, मराठी में राइट वो पातळ एक बैग में लेकर जाते साथ थे। में रखती थी स्कूल में जाने के बाद में वो अपना पातळ चेंज करती थी, पहनती थी। राइट ये एक वर्णन हम सब सुनते हैं। हाँ हाँ अब जो स्त्री बहुत अमीर है, क्योंकि फूले जी की संपत्ति उस समय में टाटा के बराबर की संपत्ति थी। यस अब इतने अमीर आदमी की एक औरत, स्त्री, उनकी पत्नी, इतनी गालियां खाते खाते, अपमान सहते सहते उसने बच्चों को पढ़ाया, राइट स्त्रियों को पढ़ाया। हाँ और आज इसीलिए पूरे देश में इतनी स्त्रियां पढ़ रही है, पढ़ सक रही है। यस हम में से कुछ लोग बहुत गलत ढंग से सोचते हैं, वो कहते हैं कि नहीं वो तो जमाना बदलता है तो लोग बदलते हैं। ये सच्चाई है? नहीं बिल्कुल नहीं है आज जाकर आप अफगानिस्तान में देखिए, हाँ अफगानिस्तान में बहुत बदलाव हो रहे थे। वहां का राजा काफी प्रगतिशील था, यस उसको हटाकर वहां पर तालिबान आया। फिर से तालिबान आने के बाद में अमेरिका आया, सब कुछ हुआ, आज भी तालिबान। अफगान हमारे पास में ही है, हाँ। नजदीक की चीज है कि यानी एक आगे बढ़ा हुआ। दूसरा है ईरान का उदाहरण। हाँ ईरान बहुत प्रोग्रेसिव बन चुका था, यस इतना ही उससे भी ज्यादा प्रोग्रेसिव बन चुका था इराक। आज इराक के कुछ हिस्से पर इसिस का राज, यस फिर से उल्टी गंगा बहने दुनिया लगी है। वहां बह रही है। वहां बह रही है तो इसलिए केवल जमाना बदलने के कारण लोग नहीं बदलते हैं। उनकी संस्कृति आती है बिल्कुल, वो पकड़ कर रखते हैं, हाँ
ये जब वो समाज प्रगतिशील नहीं बनता है तो उसमें अपने आप बदलाव नहीं आते। नहीं आता। यस। उस समाज को प्रगतिशील बना के लिए कुछ लोगों को बहुत कष्ट करने बहुत पड़ते कष्ट हैं, करने मेहनत पड़ते हैं। लेनी पड़ती है, उसमें से समाज प्रगतिशील बनता है। एग्जैक्टली। तो इसलिए सावित्रीबाई के प्रयासों के कारण आज मेरी 92 ईयर्स की माँ है, वो सीखी हुई है। हाँ। अच्छा। अभी सभी इस उम्र की, अभी लीलाताई हाँ, चितड़े है, हाँ। मेरी माँ है, ये सब पढ़ी उस लिखी समय औरतें, के, उस सभी समय पढ़ी के लिखी थे। औरतें हैं उस हाँ, समय उस की, समय की है। उस एज की। उस एज ये की, सब राइट। इसलिए क्यों पॉसिबल हुआ कि सावित्रीबाई ने जो कुछ परिश्रम संघर्ष किए उसके किया। कारण महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर स्त्रियां सीखने लग गई। हाँ। पूरे देश ने उसका अनुकरण किया और उसमें यस। से इस ढंग से ये बरता हुआ। स्त्रियों को हमारे देश में शिक्षा वर्जित थी। क्यों थी? मनुस्मृति का वचन है, स्त्री न स्वातंत्र्य मरहति। स्त्री को कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। राइट। बचपन में पिता ने, बचपन में पिता ने, जवानी में पति ने और बुढ़ापे में बेटे ने उसको संभालना है, सुरक्षा करनी है और उसकी आज्ञा में मां ने रहना है। यानी जिस बेटे को उसने पाला है, बड़ा किया है, उसकी आज्ञा में मां ने रहना है। और इस कारण इस समाज में कभी भी स्त्रियों को स्वतंत्रता थी नहीं, शिक्षा की भी स्वतंत्रता थी नहीं। बिल्कुल। फुले जी का दूसरा काम हम बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, उनका विधवा आश्रम। हाँ। इस विधवा आश्रम में कौन स्त्री आती थी? ज्यादातर मोर देन 90% ब्राह्मण स्त्रियां रहती थी। अच्छा। उस जमाने में बहुत कम उम्र में बच्चियों की शादी होती थी, कई बार, और मरने का प्रमाण बहुत ज्यादा था। उसका कारण ऐसा था क्योंकि अलग अलग ढंग के रोग होते थे, उस पर दवाइयां नहीं थी, फिर हमारा जिस ढंग का रहन सहन था उस सबके वो परिणाम थे। राइट। तो कई बच्चियों की शादियां हो चुकी है, 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में, 9 साल की बच्ची है, उसकी शादी हुई, 15 साल की हो गई, वो 16 साल की हो गई, 18 साल की हो गई और उसका पति मर गया। ये विधवाओं का प्रमाण बहुत ज्यादा था पुणे में। ओके। पुणे ब्राह्मणों का गढ़ था, हाँ, पेशवाई के कारण। यस यस। और ये प्रमाण बहुत ज्यादा था। अब ये स्त्रियों का क्या होगा? इन स्त्रियों ने किसी भी पुरुष के साथ में संबंध नहीं रखने। ओके। रखती है तो ये सबसे बड़ा पाप है, लेकिन वो घर घर में रहती है, घर घर में बलात्कार होते थे। अच्छा। अब स्त्री मिल गई तो छोड़ेगा कौन? अब उसकी भी कुछ खुद की संवेदनाएं तो है, शायद वो बलात्कार नहीं होगा, सहमति होगी, व्हाटएवर, शायद कुछ भी होता होगा। लेकिन जब भी वो गर्भवती रहती थी, और तब तो यानी कुटुंब नियोजन के साधन हमारे पास थे नहीं, इसलिए नेचुरली गर्भवती रहने के बाद में वो खुदकुशी करती थी। फूले जी की और सावित्रीबाई के ये आश्रम की शुरुआत ही ऐसे स्त्रियों के साथ में हुई कि जो विधवा स्त्रियां गर्भवती रही है, भाई आत्महत्या मत करो, आओ आश्रम में, ओके, हम आपको आसरा देंगे, ओके, हम आपको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बड़ा करेंगे, बचिए आप। जिन विधवाओं पर इस ढंग के अत्याचार होने शुरू होते हैं या फिर उनको घर में असुरक्षितता लगती है, वो कई विधवाएं इसमें बाद में शामिल हुई। ओके। ये दूसरा एक रहा कि कितने बड़े पैमाने पर स्त्रियों पर अत्याचार होते थे, क्योंकि उनको एक बार विधवा होने के बाद में दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं था। राइट। आज हमें क्या क्या मिला भारतीय स्त्रियों के बारे में विचार करें, इसमें ब्राह्मण स्त्रियां भी। हाँ, यस यस। आज भारत के हर ब्राह्मण स्त्री को सीखने का अधिकार मिला, जो मनुस्मृति में था नहीं, परंपरा में था नहीं। राइट। आज भारत के हर स्त्री को पुनर्विवाह करने का अधिकार मिला। जी हाँ। पति मरने के बाद में अगर उसकी इच्छा है तो वो पुनर्विवाह कर सकती है। मनुस्मृति में सती का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ओके। लेकिन सती प्रथा तो पैदा हुई, हाँ, निर्माण हुई थी, कई स्त्रियां सती जाती थी। ओके। ये सती प्रथा पर कानूनन पाबंदी लगाई गई है, ये तो पहले ही लग चुकी थी, तो राजा राममोहन राय के समय तभी लग चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद सती प्रथा शुरू थी। हमने कभी देखा है, राजस्थान की भी घटना बहुत ज्यादा ऐसी घटनाएं होती रही है, छुटपुट घटनाएं होती रही है। जब संविधान में बड़े पैमाने पर ये सभी स्वतंत्रता स्त्रियों को मिली तो इसका प्रमाण बहुत कम होते गया। एक और विषय था कि बाल विवाह भी होते थे बड़े पैमाने पे, और इवन बाल विवाह के कारण पूरे समाज के स्त्रियों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक तो इतनी छोटी उम्र में विवाह होना, उसके बाद में बच्चे पैदा करना, क्योंकि तब तक कुटुंब नियोजन के साधन नहीं होते थे। जैसे ही वो प्यूबर्टी पर आती थी, 12-13 साल की होती थी, जिसको ऋतुस्नात कहते हैं संस्कृत में, वैसे ही उसको बच्चे होना शुरू होता था। बच्चे पैदा करते करते स्त्रियां मर जाती थी, उनकी जिंदगी बहुत कठिन हो चुकी थी।
हाँ। तो ये फायदा तो सभी स्त्रियों को और मिला है। फैमिली प्लानिंग भी नहीं था उस समय, 4 हाँ, 5 8 बिल्कुल। 10 12। बिल्कुल, कितने भी बच्चे हो सकते थे और हाँ। स्त्रियों ने बच्चे पैदा ही करने चाहिए। हाँ, यही उसका काम है। यानी हमारा यानी आशीर्वाद देने का तरीका भी अष्टपुत्र सौभाग्य है। ये अष्टपुत्र अष्टपुत्र जो 8 यानी बच्चे। टोटल कितने हो गए? नहीं, 8 बच्चे नहीं, अच्छा। पुत्र 8 8 लड़के। लड़के, अच्छा। अगर 8 लड़के का आशीर्वाद है तो 15-16 तो पैदा करना पड़ेगा ना। क्योंकि हर वक्त तो लड़का हो नहीं सकता है। हाँ। तो ये इस ढंग का वातावरण था। हाँ, और एक विषय था हाँ, सर उसमें कि महिलाओं को जब अगर उसके पेट से अगर बच्ची निकली तो बहुत मुश्किल भी होती थी, मतलब भ्रूण हत्या का उसमें काफी ज्यादा प्रचलन भी था। इसका समर्थन मनुस्मृति में नहीं मिलता है। हम्म। ये हमारे संस्कारों में आ गया था। आ गया थी जैसा बात। सती प्रथा आई उस ढंग से ये भी ये बात प्रथा भी आ आ गई, गई। ये हाँ। भी आ गई उसमें से। हाँ, तो ये बुराई बच्चा, यानी लड़का होना प्राइड हाँ, था और हाँ, लड़की होना हाँ, प्राइड नहीं था। हाँ, उसका कारण भी वही था ना हाँ। कि वंश चलाता कौन है? पुरुष हाँ, वंश चलाता है, चलाता स्त्रियों कौन को है? कोई अधिकार नहीं है, हाँ, स्त्रियों को कोई महत्व उसी नहीं से वो है। समझ आई होगी। उसमें से इसी ढंग की पुरुष सत्ताक समाज रचना में जिस ढंग की सोच बढ़ती है उस ढंग की ये सोच का परिणाम। अब मैं हमेशा कहता हूं कि ब्राह्मण स्त्री को क्या दिया हमारे भारतीय संविधान ने। आज मेरे 3 मित्रों की पत्नियां ब्राह्मण हैं। अच्छा। एक है डॉक्टर नरेंद्र जाधव, राइट। बहुत बड़े लेखक भी हैं। हमारे सबसे बड़ी बैंक जो होती है रिजर्व बैंक, उसके बहुत बड़े अधिकारी थे, एमपी भी थे, नियोजन आयोग में भी थे और मेरे संगठन के मुंबई के अध्यक्ष भी थे। ओके। वे, उनकी पत्नी ब्राह्मण है। दूसरे हमारे सबसे बड़े मित्र यानी प्रकाश जी आंबेडकर, उनकी पत्नी ब्राह्मण है। मेरे साथी मेरे संगठन में हमेशा मेरे काम में मेरा हाथ बटाने वाले, उसको मदद करने वाले रामदास जी आठवले, ये तीसरे मित्र है, उनकी भी पत्नी ब्राह्मण है। ओके। मनुस्मृति के अनुसार कोई भी स्त्री, ब्राह्मण स्त्री, अपने वर्ण के अलावा किसी और वर्ण के साथ में शादी नहीं कर सकती है। अच्छा, स्पष्ट है। केवल स्पष्ट नहीं है, प्रोहिबिशन। अच्छा, प्रोहिबिटेड। उसने किसी भी स्थिति में दूसरे वर्ण के पुरुष के साथ में शादी नहीं करनी है। ओके। अगर वो दूसरे पुरुष के वर्ण के साथ में शादी करती है तो उसको बच्चे जो पैदा होते हैं वो चारों वर्णों में नहीं बैठते। अच्छा। वो चारों वर्णों के बाहर के, उनको चांडाल कहा जाता था। हाँ। इन चांडालों को गांव में प्रवेश नहीं था। गांव कुसा बाहर, यानी गांव के वेशी के बाहर जो लोग रहते हैं, अछूत लोग रहते हैं, उनमें भी प्रवेश नहीं। अच्छा। ये अपना शमशान छोड़कर बाहर नहीं आ सकते थे। ओके। तो उनको पैदा होने वाले बच्चे चांडाल होते थे। उस स्त्री को कोई अधिकार नहीं होते थे। ओके। ब्राह्मण कर तो उसकी ब्राह्मण जाति खत्म हो जाती थी। ये स्पष्ट आदेश मनुस्मृति में है। ओके। अब मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे तीनों के तीनों ये मित्रों के बच्चे आज बहुत सम्माननीय इंसान कर जी सकते हैं। बिल्कुल। तो ये विशेषता उन 3 मित्रों की नहीं है। हाँ। ये विशेषता मिले हुए अधिकार जो ब्राह्मण स्त्रियों को मिले उसकी है। यस। ये ब्राह्मण स्त्रियां तय कर सकती है आज के जमाने में कि हम किसके साथ शादी करेंगे। जी हाँ। उनको किसके साथ शादी करनी है इसकी स्वतंत्रता मिली है। हाँ। चाहे किसी भी जात का हो, चाहे किसी भी वर्ण का हो, अगर मुझे वो पुरुष अच्छा लगता है, उसके साथ मैं प्रेम करती हूँ, या फिर वो मुझे अच्छा साथी कर मुझे उसको मैं चुन सकती हूँ, तो मैं चुनूंगी। ये सबसे बड़ा अधिकार ये भारतीय संविधान ने ब्राह्मण स्त्रियों को दिया है। यस। ये हम कभी भी भूल नहीं सकते। नंबर 1, ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है महिलाओं का। बिल्कुल, विशेषतः ब्राह्मण महिलाओं के लिए। बिल्कुल। अब कल्पना कीजिए कि एक आदि उस जमाने की मनुस्मृति का जब दबाव था पूरे समाज पर, और अभी तक था। यस। अभी तक था। उस समय में एक आधे ब्राह्मण स्त्री ने अगर दलित पुरुष के साथ में शादी की होती तो क्या होता। अंबेडकर जी की भी शादी एक ब्राह्मण स्त्री से हुई है, लेकिन उस समय में काफी समाज बदल चुका था। स्वतंत्रता आंदोलन के कारण काफी परिवर्तन आए थे। राइट। ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले ये शादी हो चुकी है। हाँ। या फिर उसके बाद में हुई, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ अभी, मुझे लगता है तो पहले हुई थी। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया जो शुरू थी उसमें जो मूल्य हमने स्वीकारने शुरू किए थे, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो एक प्रतिष्ठा समाज में बन चुकी थी, उस कारण शायद उस शादी को उतने हिराकत की नजर से नहीं देखा गया होगा। लेकिन हिंदू कोड बिल का काफी विरोध हुआ, काफी मोर्चे निकले उस समय। वो स्वाभाविक था ना। काफी पोस्टर्स भी थे कि इस तरह से कि एक ब्राह्मण महिला का डॉक्टर अम्बेडकर पकड़े हुए हैं, और कई पंडित लोग जो है उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। काफी पोस्टर्स भी आए थे उस समय। बिल्कुल।
हिंदू कोड बिल का बहुत विरोध होना बहुत स्वाभाविक था और वो हुआ भी। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अभिवचन देने के बाद भी हाँ वो पास नहीं करवा सके थे उस समय में, यस क्योंकि ये जो तब का जो हमारा संविधान यानी संसद थी वो 299 सदस्यों की थी। ये सबके सब चुनकर आए थे संविधान सभा सभा में से, yes. संविधान बनाने के लिए। इसमें से मेजॉरिटी लोग स्वतंत्रता आंदोलन से आए थे लोग। उस समय में जो स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाले थे वो काफी गांधी जी के विचार के थे, नेहरू जी के विचार के थे, पटेल जी के विचार के थे, लेकिन काफी पुराने मत रखने वाले भी लोग यस जो जिनके विचारों में अभी परिवर्तन नहीं आया था। हाँ और इसलिए जब देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि मुझे सब लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है, तो मैंने हिंदू कोड बिल अभी समर्थन नहीं मिलने के कारण में प्रयास करूंगा तो उसमें से प्रॉब्लम क्रिएट होगी हाँ और हम हिंदू कोड बिल पास नहीं करवा पाएंगे। और हमारा पूरा का पूरा संविधान जो 1950 में फाइनल हुआ, ये पूरा का पूरा संविधान हमने एक मत से पारित किया है, राइट। वो बहुमत से पारित नहीं हुआ। हाँ इस वातावरण में जो हमने संविधान पारित किया है, हिंदू कोड बिल के लिए वो वातावरण नहीं मिल रहा है। ऐसी अवस्था में हमने रुक जाना चाहिए। उन्होंने अब डॉक्टर बाबा साहब से कहा भी था कि आप रुक जाइए, रेसिग्नेशन वगैरह मत दीजिए, क्योंकि हम चुनकर आए हुए लोग नहीं हैं। हमको इसलिए नहीं चुना था कि सरकार चलाने के लिए, हमको चुना गया था कि संविधान बनाने के लिए। हम अभी सरकार में चुनकर आएंगे 51-52 के जो इलेक्शंस हो गए उसमें, और उसके बाद में बहुमत के आधार पर हम हिंदू कोड बिल पारित करवाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की दूसरी विशेषता ये रही कि उन्होंने, आप जो वर्णन कर रहे हो उस इलेक्शन का, जो संविधान के बारे में जिस ढंग का सब चित्र बनाया गया था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत कड़ाई से विरोध किया गया था। उनके खिलाफ एक बहुत बड़े बाबा को खड़ा किया गया था। अच्छा, ये ब्राह्मण बाबा जो थे वो जाहिर तरीके से ये धर्म विरोधी है कर आरोप करते थे। काफी वो एडवांस थे। उस ढंग से उन पर आरोप होते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने हर भाषण में कहते थे कि मैं हिंदू कोड बिल लाने वाला हूं, और हिंदू कोड बिल के प्रावधान वो लोगों को बताते थे। हाँ, यानी वहां कोई ऐसा छुपा नहीं, मैं हिंदू कोड बिल लाऊंगा शब्द केवल नहीं था। ऑलरेडी हिंदू कोड बिल फाइनल हो चुका था, बाबा साहब ने तैयार किया था, उसका ड्राफ्ट कई लोगों को मालूम था। उसमें की कई चीजें वो लोगों को बताते थे, ये हिंदू कोड बिल में लाने वाला हूं, और ये हिंदू कोड बिल लाने के बाद में जो कुछ करना है, होना है, लोगों ने उनको थंपिंग मेजोरिटी से चुन कर दिया इसके बावजूद। ओके। और फिर उन्होंने हिंदू कोड बिल पास करवा लिया। ये बहुमत से पास हुआ। यस, ये कोई एक मत से पारित नहीं हुआ, ये बहुमत से पारित हुआ, और फिर वो अपने संविधान का हिस्सा भी बना। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हिंदू कोड बिल का विरोध होना तो बहुत ही, क्योंकि ये डायरेक्ट धर्म में हस्तक्षेप है ऐसा माना जाता था। हाँ, यहां पर ये हिंदुओं के लिए है। अभी ब्राह्मणों के लिए स्वतंत्रता, ब्राह्मण स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता, ऐसा नहीं हुआ ना। नहीं, सभी हिंदुओं के लिए था वो। नहीं, सभी नहीं। हाँ, नहीं, हिंदू कोड बिल छोड़ दीजिए। हाँ, इस देश की स्त्रियों को पुनर्विवाह करने का अधिकार मिला। यस, किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ में शादी करने का अधिकार मिला। ये तो हमारे संविधान का हिस्सा है ना। हाँ, वो सबके लिए कॉमन था। यस, सबके लिए ही था वो। ब्राह्मणों के लिए था, बाकी हिंदुओं के लिए था, मुस्लिमों के लिए था, क्रिश्चियनों के लिए था। तो इसलिए वो जनरल था। शायद उस वक्त उसका उतना विरोध नहीं हुआ, और हुआ भी होगा तो डॉक्टर बाबा साहब ने उनको बहुत अच्छे ढंग से समझा बुझा कर, कन्विंस कर उस बात को, यानी उनका सहमति प्राप्त की होगी। अभी ये सहमति कैसे प्राप्त हो सकती है मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। अभी जादू टोना विरोधी कानून को इतना विरोध था, काफी विरोध, कांग्रेस के लोगों का भी विरोध था, राष्ट्रवादी के लोगों का भी विरोध था, यानी जो सरकार ला रही है। बीजेपी के लोगों का विरोध तो स्वाभाविक था, शिवसेना के लोगों का विरोध तो स्वाभाविक था। लेकिन 2013 में हम कन्विंस करने को सक्सेस हो पाए, कन्विंस कर पाए, और पूरी तरह से सहमति से ये बिल पारित हुआ। यानी इस ढंग का वातावरण एक छोटे बिल के लिए तैयार किया जा सकता है। उसके लिए कितनी मेहनत लगती है मैं जानता हूँ, बहुत संघर्ष किया आपने, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो बाबा साहब ने तो पूरा का पूरा हिंदू कोड बिल नहीं, पूरा का पूरा संविधान ही एक मत से पारित करवा लिया। तो कितनी मेहनत ली होगी, उसके लिए कितने पापड़ बेले हो गए, कितने लोगों को कन्विंस करने के लिए यानी उनको कष्ट उठाने पड़े होंगे, इसका हम कल्पना कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये तो हिंदू कोड बिल की बात होगी।
तो ब्राह्मण स्त्रियों को यह सबसे बड़ा अधिकार आज के हमारे संविधान से प्राप्त हुआ। राइट। पुरुषों को क्या प्राप्त हुआ? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है कि हाँ। पुरुषों को क्या प्राप्त हुआ। मैं हमेशा मेरे एक मित्र का उदाहरण देता हूँ, उनका नाम है नितिन गडकरी। राइट। अब कॉलेज के दिनों से मेरे मित्र हैं, मैं नागपुर का हूँ, वे भी नागपुर का, मैं तरुण भारत से जुड़ा था, राइट। वो एबीवीपी से जुड़े थे, हाँ, हाँ। तो मैत्री होना स्वाभाविक है। यस। अब नितिन गडकरी को अगर सही माने में मनुस्मृति के अनुसार जीना पड़ता तो क्या होता? इंटरेस्टिंग। एक तो वो पंडित बनते, अच्छा। किसी मंदिर में पूजा करते, हाँ। या फिर घर घर जाकर पूजा बताते, अच्छा। हाँ, या फिर वो अगर विद्वान है तो शायद किसी गुरुकुल में गुरु बनकर सिखाते, या फिर किसी राजा के दरबार में सलाहकार बनते। हाँ। हाँ। आज नितिन गडकरी को पूरा देश तो जानता ही है, लेकिन दुनिया भी जानती है। यस। अभी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, वे उनको जब मिले, वो कहते हैं, यूट्यूब पर उपलब्ध है हाँ, वो, हाँ। वे कहते हैं कि नितिन जी, हम सभी लोग आपको नितिन गडकरी नहीं कहते हैं, हम नितिन रोडकरी कहते हैं। मैं जब भी नागपुर से पुणे जाता, मुंबई से पुणे जाता हूं, एक्सप्रेसवे से जाता हूं, हमेशा आपकी याद आती है, आपकी चर्चा होती है। यस। मुंबई के पुलियों पर से जाता हूं, हाँ। तब आपकी याद होती है, फ्लाईओवर्स पर जाता हूं तब आपकी याद आती है। भारत में कभी ज्यादा तो घूमता नहीं हूं मैं रोड से, लेकिन जब भी जाता हूं तो आपकी याद आती है, और फिर पूरी दुनिया आपको रोडकरी कहते हैं। अब नितिन गडकरी का नाम रोडकरी पड़ गया गडकरी के बजाय। राइट। ये जो अधिकार मिला, वो ये अधिकार संविधान ने दिया है। अच्छा। इस कारण नितिन गडकरी जी रोडकरी बन पाए। उनको जो चाहे वो व्यवसाय करने का भी अधिकार है, मिला है, चाहे वो काम करने का अधिकार। यस। ब्राह्मण है इसलिए आपको यही काम करने पड़ेगा, ये बंधन नहीं है। यस। ये संविधान ने अधिकार दिया। और एक मानसिक, एक जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, वो भी डेवलपमेंट काफी अच्छा हुआ है। नहीं, सबसे बड़ी बात तो मैं अभी कहने वाला हूँ। अच्छा। हाँ। यानी हर ब्राह्मण को इंसान बनने का मौका दिया है। ग्रेट। हम इंसान बन सकते हैं। हाँ। हम भी इंसान हैं, ये मौका पहली बार इस संविधान ने दिया है। अब कल्पना कीजिए ना, आपने पढ़ाई नहीं की तो भी चलता है, केवल आप ब्राह्मण जाति में जन्म लिया उतना आपके लिए काफी है, आप मूर्ख हो तो भी काफी है, लोग आपके पैर छूने ही वाले हैं, आपका जो कुछ करना है वो करने ही वाले हैं। उधर से सभी बड़े बड़े लोग, ठीक है राजा नहीं देगा शायद स्त्री दान, लेकिन बाकी छोटे मोटे लोग तो दान देने ही वाले हैं, घर गृहस्थी चलने ही वाली है, तो ये आदमी क्यों कुछ करेगा? एग्जैक्टली। तो हमारे समाज में, आज के समाज में, हर ब्राह्मण पुरुष को भी इंसान कर जीने का अधिकार मिल गया। उनकी जो क्षमता है उसको बढ़ाने का अधिकार मिल गया। राइट। इंसान कर जीने का, इंसान कर बर्ताव करने का अधिकार मिल गया, और उनमें जो प्रतिभा है उसका विस्तार करने का अधिकार मिला। ये भी संविधान ने दिया है। जी हाँ। लेकिन एक बात और, जैसा आपने कहा कि ब्राह्मणों को प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिला, इंसान के रूप में एक दर्जा मिला, लेकिन एक जैसा हमारे यहाँ पे दो विचारधाराएं होती है नागपुर में, आप भी नागपुर से हैं, एक समानता की बात करते, एक विषमता की बात करते। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी एक विचारधारा ऐसी है जिसे हम आरएसएस की विचारधारा कहते हैं, कि जो देश में फिर से विषमता का राज स्थापित करने में तुली हुई है। वो समता की बात नहीं करते, समरसता की बात करते हैं। तो अब इसको क्या कहा जाए? मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी बैक क्यों जाना चाहते हैं फिर से? नहीं, हमेशा समाज में दो तरीके के लोग होते हैं। कोई भी समाज आप निकालिए, जो एक है एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है उसको पकड़ कर रखना चाहते हैं। राइट। क्योंकि उस सिस्टम के फायदे कुछ लोगों को ज्यादा मिलते हैं। हाँ। जिन लोगों को ज्यादा फायदे मिलते हैं वो पकड़ कर रखना चाहते हैं। हाँ। और वो प्रमाण बहुत ज्यादा होता है। हाँ। लेकिन इन्हीं लोगों में जिनको ये फायदे ज्यादा मिलते हैं, उनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम प्रोग्रेसिव कहते हैं। हाँ। ये परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। अभी हम हमारे महाराष्ट्र में देखेंगे, कई ब्राह्मण पुरुष ऐसे हुए हैं, हाँ, जो ये परिवर्तन करने के लिए आगे बढ़े। अगरकर से लेकर कई लोगों के नाम हम ले सकते हैं। अगरकर बहुत एग्रेसिव थे, इसलिए आप पहला नाम उनका ले सकते हैं। कई लोग आपको मिलेंगे थे।
कई लोग मिलेंगे जो इस काफी ढंग की लोग थे। व्यवस्था नहीं चाहते थे। यस। इंसान को इंसान समझना चाहिए, समता, हर एक में समानता आनी चाहिए, ये प्रयास करने का विचार करने वाले लोग थे। इस विचारों को बढ़ावा देने वाले लोग थे। कुछ लोग तो बहुत एक्टिव थे, सक्रिय तरीके से ये परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने कोशिश की है। अब बाकी लोगों का छोड़िए ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हाँ। जन्म से तो ब्राह्मण ही थे ना, पंडित ही थे ना। यस। इंदिरा गांधी कौन था? क्योंकि उनकी माँ भी ब्राह्मण है, हाँ। वो भी तो ब्राह्मण ही थी ना। राइट। तो ये लोग तो प्रोग्रेसिव रहे हैं ना। ऐसे आपको कई उदाहरण कई लोग मिलेंगे। मिल जाएंगे। त्यामुळे इसलिए ऐसे कुछ लोग होते हैं। इसलिए हम हमेशा भेद करते वक्त केवल मनुस्मृति को पकड़कर रहने वाले ब्राह्मण नहीं, ये हमने दिमाग में से निकाल देना चाहिए कि ब्राह्मण ही केवल मनुस्मृति को पकड़कर बैठते हैं। ऐसा नहीं है। ये मनुस्मृति के कारण जिनको फायदा मिलता था और जो प्रत्यक्ष रूप से शूद्र माने जाते थे, हाँ। वे अपने आप को छानो कोई समझते हैं। क्या समझते? गांव की यंत्रणा में हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्राबल्य किनका रहा है? मराठाओं का। खेतीहर जातियों का रहा है। ये खेतीहर जातियां अपने आप को श्रेष्ठ समझती थी। हाँ। वो ब्राह्मणों से बहुत कनिष्ठ है। हाँ। लेकिन वो ब्राह्मणों को दान देती है, इसलिए कहीं तो भी मैं दाता हूं, ये भाव उनको मिलता था। यस। बाकी लोगों के साथ में वो अस्पृश्य सा व्यवहार करते थे, शिवाजी छोड़कर। शिवाजी का कुछ समय और शिवाजी महाराज छोड़कर बाकी के लोग इस ढंग से व्यवहार करते थे आज तक। यानी 75 साल पहले तक, 70 साल पहले होता तक था ये। महाराष्ट्र में आपको दिखेगा और पूरे देश में तो अभी भी दिखेगा। यस। यानी ये जो खेतीहर जातियां हैं, जो गांव पर राज करती है, वो बाकी लोगों को अछूत समझती है, घर के अंदर नहीं आने देती है, उनको अपने चप्पल के अनुसार रखना चाहती है। ये भी आज मानसिकता है, ये मनुवादी मानसिकता है। राइट। ये मनुस्मृति की मानसिकता है। ये लोग ब्राह्मण नहीं है। ये मनोवादी मानसिकता के लोग हाँ, ये मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। हैं। यस। इसलिए बीजेपी में ब्राह्मण है या फिर ब्राह्मण है इसलिए ये विचार है, ये निकाल दीजिए दिमाग से। यस। फिर वैसे विचार करेंगे तो कांग्रेस में भी बहुत ब्राह्मण है। काफी है। कांग्रेस के प्रमुख गांधी जी के बाद में रहे हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद ब्राह्मण थे। तो इसलिए ब्राह्मण है इसलिए ये विचार है, ये करेक्ट नहीं। यस, ये करेक्ट। ये विचार का समर्थन करने वाले लोग वहां ज्यादा है। हाँ। या फिर उसी विचारधारा के आधार पर वो अपना विकास करना चाहते हैं, यानी अपने संगठन का विकास करना चाहते हैं, अपना जो भी करना चाहते हैं उसके आधार पर करना चाहते हैं। इसलिए हम उन पर यानी उन पर टीका करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। यस। जैसे हमारे मोहन भागवत जी ने कहा कि ये जो भारतीय संविधान है यूरोपीय मूल्यों अनुसार है, ये भारतीय मूल्यों अनुसार होना चाहिए। हाँ। अब ये कभी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। यानी राहुल गांधी ने अभी जो भाषण उनका नागपुर में हुआ उसमें एक बहुत सुंदर वाक्य का उन्होंने उपयोग किया। उन्होंने कहा कि ये लोग बहुत डरपोक है। हाँ। ये संविधान पर डायरेक्टली हल्ला नहीं करते, छुप कर हल्ला करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये समता का मूल्य है, ये यूरोपियन मूल्य है, ये बंधुता का मूल्य है, ये यूरोपियन मूल्य है, ये स्वतंत्रता का मूल्य है, ये यूरोपियन मूल्य है, ये जस्टिस का मूल्य, सबको समान न्याय, ये यूरोपियन मूल्य है, इसको हम हटाना चाहते हैं, ऐसा नहीं बोला है। भारतीय संविधान यूरोपियन मूल्यों के अनुसार तैयार हुआ, उसको हम बदलना चाहते हैं, भारतीय मूल्यों के अनुसार करना चाहते हैं। राइट। तो ये छुपकर वार करने वाली बात करते हैं। अब ये छुपकर वार क्यों किया जाता है और इसका समर्थन कौन करते हैं? बीजेपी में ऐसे कई लोग हैं जो सही माने में जन्म से तो ब्राह्मण नहीं, लेकिन वो इसका विरोध करते हैं। हाँ। और इस विचारधारा का समर्थन करते हैं, क्योंकि खासियत हमारी जाति व्यवस्था की ये रही है कि हर एक को दूसरे से ऊंचा बनाया। हाँ। यानी हमारी पूरी व्यवस्था में अछूत आखिरी की सीढ़ी है, लास्ट। उनके नीचे है ना चांडाल। हाँ, चांडाल है और एक है। हाँ। यानी हर एक के नीचे एक रख दिया है। अब जाति व्यवस्था अपने आप को क्या समझती है, आप और हम बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। नहीं वो नहीं है, एक नहीं है हम खानदानी है। हाँ। एक ही जाति के लोग, एक जाति के लोग, हम खानदानी, वो निचले। हाँ, उनके साथ में हमारा बेटी व्यवहार नहीं होता। अरे भाई एक ही तो जाति के हो। नहीं वो निचले। और सबकास्ट भी है, वही सबकास्ट की बात कर रहा हूं मैं। सबकास्ट में भी निचले, सबकास्ट में भी निचले, उससे भी निचले।
ऐसा। और फिर आप किसी ने कह दिया कि वो तो तुम्हारे रिश्तेदार लगते, वो गलत आदमी था, हम नहीं रिश्ता रखते उसके साथ। उन्होंने एक नीचे में शादी कर ली, हम सबको बदनाम कर कर रख दिया। राइट। यानी जिस रिश्तेदार के कारण इनकी रिश्तेदारी जुड़ती है उसको भी नकार देते हैं। ऑनर किलिंग देखा हमने आज के हाँ। जमाने में। ऑनर किलिंग होता है, ये आज हम देख रहे हैं। यानी ये जो मनोवादी मानसिकता है उसमें सबसे बड़ा एक भाव है कि मैं किसी से श्रेष्ठ हूं। हाँ, दूसरे से मैं कम होऊंगा लेकिन मैं किसी से श्रेष्ठ हूं। श्रेष्ठ हूँ, ये एक है। उससे उसको ऐसा अभिमान लगता है, हाँ। मैं हूं किसी से ज्यादा। ये व्यवस्था उसमें से उपजी है। हाँ। अब ये किसी ने डेलिबरेटली की है, समझबूझकर की है, या अपने आप उगी है, ये पता नहीं है हमको, लेकिन ये व्यवस्था इस ढंग से बन चुकी है। और इसीलिए इतने सालों से ये जाति व्यवस्था, उच्च नीचता टिकी हुई है। ये उच्च नीचता केवल भारत में है ऐसा नहीं है, पूरे दुनिया में। लेकिन पूरे दुनिया में उसकी जड़ें हैं, लेकिन वहां दीवारें नहीं है। वो दीवारें बदली जा सकती। आप पूरे यूरोपियन कल्चर में देखेंगे, उनकी हिस्ट्री देखेंगे, तो वहां भी प्रतिष्ठा की अलग अलग कल्पना है। जो नोबल घर में पैदा होते हैं, यानी सरदारों के घर में पैदा होते हैं, उनकी प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा है। यानी वो उस समाज के वो ब्राह्मण होते हैं। वो चाहे कुछ करे ना करे, उनमें कोई कर्तृत्व हो ना हो, वो शूर हो ना हो, डरपोक हो, कुछ भी हो, तो भी उनको वो प्रतिष्ठा मिलती है। कोई अगर बहुत अच्छा कारपेंटर है, वो बहुत अमीर बना है, अपना काम बहुत अच्छा करता है, बड़े बड़े महल उसने खड़े किए हैं, तो भी उसकी प्रतिष्ठा इनके बराबर नहीं होगी। ये हमको देखने को मिलता है। यहां भी सही माने में अलग अलग कंपार्टमेंट्स है, लेकिन ये कड़ी दीवारें नहीं। ये कारपेंटर बहुत ही होशियार है, बहुत ताकतवान है, ये राजा के लिए बहुत प्रिय है, राजा के बहुत काम में आता है, तो राजा उसको नोबल बना देता है। तो कोई उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं लेता है कि इसको कैसा आप नोबल बना। किसी ऐसे आदमी को ब्राह्मण नहीं बनाया जा सकता ना, वहां बनाया जा सकता है। तो बाकी दुनिया में जो भेद थे वो भेद थे है, लेकिन उनमें दीवारें इतनी पक्की नहीं थी जितनी हमारी जाति व्यवस्था में पक्की बन चुकी है। और इसलिए कहा जाता है, हमारे दादा धर्माधिकारी हमेशा कहते थे, जात क्या है? जो कभी जाति नहीं वो जात। राइट। मरने के बाद में भी जो जिंदा रहती है। अब मरने के बाद में इंसान मरता है, जात जिंदा, लेकिन उसको हाथ लगाना कि नहीं, कौन जात का प्रेत है? अछूत जात का प्रेत है तो हम हाथ नहीं लगाएंगे। यानी मरने के बाद में भी जो जाति नहीं वो जाति। इतनी कड़ाई से ये जाति व्यवस्था हमारे देश में निर्माण हो चुकी है। उसके पीछे का कारण है ये नीच समझ, ऊंच नीच की समझ। कुछ लोग नीच होते हैं, कुछ लोग बहुत ऊंचे होते हैं। ये समझ के कारण और ये दीवारें खड़ी होने के कारण ये सब कुछ तैयार हुआ है। बिल्कुल। अभी हम बोलेंगे कि इसके ऊपर उपाय कौन सा है? अंतरजातीय विवाह है। अंतरजातीय विवाह होने के बावजूद लोग जात तो ढूंढते ही है। ढूंढते हैं। लेकिन एक बात, जैसा कि आपने कहा कि संविधान के आने के बाद कई लोगों की उन्नति हुई, प्रगति हुई, अधिकार मिले, और आपने ये भी समझाया कि जाति व्यवस्था आज भी कितनी मजबूत है। लेकिन विगत कुछ सालों से जो हम देख रहे हैं, और आप फ्रंट फुट पे आके अब बैटिंग कर रहे हैं कि नहीं, हमें ये सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि विचारधारा को जो उनकी मनोवादी मानसिकता की विचारधारा है उसको वो आगे लेके जाना चाहते हैं, इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों का भविष्य आप कैसे देखते हैं? मतलब संघर्ष काफी तेज है यहाँ पर। मतलब एक तरफ जो है समानता की विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ विषमता की जो विचारधारा है वो बहुत ज्यादा हावी है। हालांकि जैसा कहा गया है कि वो दिखती नहीं है, लेकिन बहुत मतलब जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि ये पीछे से वार करते हैं, तो उस तरह का संघर्ष है। तो इस संघर्ष में अब लोगों की भूमिका क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात क्या है कि 2000 सालों से ये संस्कार हम पर है। राहुल गांधी जी ने एक बात कही, वो बात सही है कि ये विचारधारा, हमारे संविधान की जो विचारधारा है वो आज की नहीं है, बुद्ध के जमाने की है, शिवाजी महाराज के जमाने की है। 700 सालों से महाराष्ट्र में जो संत परंपरा है, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव से लेकर चली आई, उसकी ये समता की विचारधारा रही है। फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा रही है। लेकिन भारत में हमेशा ये प्रोग्रेसिव विचारधारा है, समता की विचारधारा है, वो प्रतिष्ठित तो रही लेकिन हावी नहीं रही। हावी नहीं रही, ये महत्वपूर्ण बात उसको हमेशा उखाड़ कर फेंका है। ओके।
थोड़े समय के लिए इन चीजों को प्रतिष्ठा दी जाती है, लेकिन इंसान के मन में हमेशा के लिए मनुवादी विचार उसके जीवन का हिस्सा है। जी हाँ। मैंने कहा उसमें वो व्यवस्था है ना, हाँ। एक सबसे साइकोलॉजिकली आदमी को सुख देने वाली व्यवस्था है, मैं दूसरे से ऊंचा हूं, हाँ। ये मेरे पैर की जूती है। जी। ये केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, सभी के लिए। अभी मैं जब घूमता हूं, मैं तो जात पात मानता नहीं हूं, हाँ। मेरे संगठन में नहीं माने जाते, नहीं। लेकिन कभी मैं बोलता हूं अरे वो तो आप वो आपके कोई है क्या, उनका नाम भी नहीं, नहीं वो नहीं है, हम अमुक उसी यानी शेड्यूल कास्ट में भी हम ये है, वो है। तो शेड्यूल कास्ट में भी ऐसा फर्क करते हो आप? बाबा साहब को दोनों मानते हो ना, हाँ। फिर ऐसा फर्क तुम्हारे दिमाग में कैसा आता है? लेकिन ये मानसिकता है। ये मानसिकता सभी जातियों में, दूसरे जातियों के बारे में ज्यादा है, अपने ही कास्ट के बारे में, सब कास्ट के बारे में। हाँ। ये बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। ये बदलने के लिए जो प्रयास हमने करने चाहिए थे, अंतरजातीय विवाह से ये सवाल छूटने वाला नहीं। वो तो जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज होते जाएंगे, आधुनिक समाज का हिस्सा बनते जाएंगे, उसमें इंटरकास्ट होते रहेंगे, वो तो होते लेकिन उससे ये मानसिकता पूरी तरह से बदलने वाली नहीं। मानसिकता बदलने के लिए दिमाग में ये परिवर्तन आना चाहिए। राइट। सबसे पहले उसको हम प्रबोधन कहते हैं। हाँ। और उसका एक ही जरिया है प्रबोधन। यस। अभी जैसे गाडगे महाराज, हाँ। गाडगे महाराज की जात कौन सी थी, क्या थी, उन्होंने तो कभी उसका संबंध नहीं रखा था। वो लोगों को समझाते थे, सिखाते थे। यानी मैं हमेशा जो उदाहरण देता हूं, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं उसको। वो किसी को भी सवाल पूछते थे, भाई तुम कौन हो, तो उस जमाने में यानी गाडगे महाराज आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले, लोग उनको जवाब देते वक्त क्या जवाब देते थे? मैं महार हूं। तू कौन वह रे? मैं ब्राह्मण हूं। बामन कहते थे अपने। हाँ। तू कौन वह रे? मैं मराठा हूं। फिर गाडगे महाराज पूछते थे, अरे वाह, ये बामन, मुझे लगा इसको 4 आंखें हैं। ये मराठा तो लई तालेवार है, इसको शायद 3 आंखें हैं। ये महार 2 आंखें। ये ऐसा 2-4 अवयव का नाम लेकर वो बोलते थे। और फिर बोलते थे, अरे महाराले 2 डोळे, अच्छा, बामनाले 2 डोळे, मराठ्याले 2 डोळे, 2 हात, 2 पाय, 1 नाक। और एक बात वो बहुत महत्व की रखते थे लोगों के सामने, साऱ्याचा जन्म एकाच मार्गाने। यानी सारे के सारे जो पैदा हुए हैं वो एक ही मार्ग से आए हैं, एक ही माँ के पेट से आए हैं। क्योंकि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य, पैरों से शूद्र। इसको नकारने का सबसे अच्छा तरीका उन्होंने स्वीकार लिया कि सबका जन्म एक ही तरीके से होता है। हाँ। स्त्री की कोख से होता है। और ये कहने के बाद कहते थे कि या जाती देवानं नाही निर्माण केल्या, ये जाति व्यवस्था भगवान ने नहीं निर्माण की है। अगर भगवान ने निर्माण की होती तो हर व्यक्ति को अलग अलग बनाते हो। हाँ। ब्राह्मण को अलग बनाते, मार को अलग बनाते, मराठे को अलग बनाते। साऱ्याचा जन्म एकाच मार्गानं, या देवानं साऱ्याले माणूस बनवलं हाय। भगवान का नाम लेते थे बार बार। देवानं साऱ्याले माणूस बनवला है। आज के बाद आपको पूछा कि आप कौन हो, तो आप क्या कहोगे? मैं मानुस हूं, मैं मानुस हूं, मैं इंसान। ये जो सीख है वो सीख हमको देनी पड़ेगी, देनी होगी। राइट। थ्रू आउट देनी पड़ेगी। ये सीख हम कब दे पाएंगे? मुझे हमेशा लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश का जो निर्माण किया है, वो श्रेय तो उनको देना ही पड़ता है। बहुत मजबूत फाउंडेशन उन्होंने इस देश का रखा। बहुत चैलेंजेस थे उनके सामने, यहां पर एक सुई भी तैयार नहीं होती थी। हाँ। वहां से लेकर यहां तक उन्होंने इस देश को पहुंचाया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जिसके बारे में उनके मन में बहुत अच्छा अवेयरनेस था, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी में आया, 1976 में आया। ओके। लेकिन वो बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू यूरोप से बहुत जुड़े हुए थे। हाँ। यूरोप का उनका बहुत अभ्यास था। उनके लेखन में ये सभी यानी कई ऐसे उनके उद्गार मिलते हैं कि जिसके ऊपर से उनको ये महसूस है यूरोप ने पूरे देश पर राज, पूरे दुनिया पर राज क्यों किया। हाँ। इसके पीछे के कारण बताते हैं, उसमें विज्ञान का विकास, वैज्ञानिक सोच का विकास। हाँ। ये बातें वो रखते हैं।
लेकिन हमारे एजुकेशन में हमारी सबसे बड़ी दिक्कत भारत की कौन सी है कि हमारी सोच तार्किक नहीं है। हाँ, हम तार्किक सोच को बढ़ावा नहीं देते हमारे संस्कारों में। राइट। उल्टे हमारे संस्कारों में हम क्या सिखाते हैं? हम सिखाते हैं कि ज्यादा दिमाग नहीं चलाने का, ज्यादा तर्क नहीं करने का, नहीं करना। ज्यादा वाद नहीं करने का। हाँ, आपको जो कहा गया है उसको उतना ही स्वीकारो। करो। जो इंसान कहा गया है उसको स्वीकारता है वही अपने जीवन में प्रगति करता है। गुरु की कृपा तभी उसको मिलती है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष किसे मिलता है? जो अपने गुरु को पूर्ण समर्पण करता है उसी को मोक्ष मिलता है। जो वितंडवाद करता है, सवाल पूछता है, तर्क करता है, बहुत दिमाग चलाता है, उसको कभी भगवान भी नहीं मिलता है और उसको कभी मोक्ष भी नहीं मिलता। यानी बचपन से हमारे माँ बाप के संस्कारों से, धार्मिक संस्कारों से, सामाजिक संस्कारों से हमको सिखाया जाता है कि आप ज्यादा तार्किक मत सोचो। तार्किक सोच ये साइंटिफिक विचार की उपज है। यस। ये हमारे ब्रेन का हिस्सा है। हाँ, हर व्यक्ति में तार्किक सोच करने का प्रावधान भी होता है और उसकी क्षमता भी होती है। हमारे ब्रेन में जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वह हम ये तार्किक सोच रखते हैं। तर्क करना, मैथमेटिक्स करना, दो चीजों में से एक का अर्थ निकालना, सिंथेसाइज करना, ये सभी हमारे ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर का हिस्सा है। ओके। राइट हेमिस्फीयर में हम जो चीजें हमको कही जाती है उसको जैसे के वैसे स्वीकारते। तो हमारे संस्कारों के माध्यम से हमको बचपन से सिखाया जाता है कि भाई ये लेफ्ट हेमिस्फीयर जो आपका है ना उसका कम से कम उपयोग करो, इसका उपयोग उपयोगी मत करो। बिल्कुल। इसलिए हमारे यहाँ विज्ञान सीखने वाले लोग भी बहुत अंधविश्वासी होते हैं। हाँ। आपको अचरज लगेगा, मर्क्यूरी क्लोराइड पहले हमारे, आपने बचपन में शायद देखे होंगे, हमारे जो कॉइन्स होते थे वो जर्मन के एल्यूमिनियम के होते थे। ये मर्क्यूरी क्लोराइड अगर आप एल्यूमिनियम पर घिसोगे तो उसमें से भभूति निर्माण होती है। ऑक्साइड जो निर्माण होता है वो भभूति जैसा दिखता है। ओके। एक विलास नाम का बाबा था महाराष्ट्र। ये बाबा भभूति निकाल कर दे, यानी इस ढंग से भभूति निकालता था। ये प्रयोग हम करते हैं, कई लोगों को एक्सपोज किया है। एक केमिस्ट्री का पीएचडी प्राध्यापक रोज उसमें से भभूति निकाल कर लगाता था। बाबा उसको रोज लगा कर देते थे, रोज घर में लाकर रखता था, सबको भभूति लगाता था। उसका दिमाग ही नहीं चला कि ये केमिकल रिएक्शन हो सकती है। केमिस्ट्री का प्राध्यापक, पीएचडी होल्डर, केवल प्राध्यापक, पीएचडी होल्डर। उस जमाने में पीएचडी इतनी आसान नहीं थी आती कि कोई भी ले ले पीएचडी, ऐसी नहीं थी। तो ये हमारे समाज में होता है। या फिर हमारे राष्ट्रपति लीजिए ना, अब्दुल जी कलाम, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। जब मैंने शरद पवार जी के सामने ये मुद्दा रखा तो बोले आप बोले साइंटिस्ट मत बोलिए। बोले मैंने बोला क्यों साइंटिस्ट नहीं बोल लेगा? वो बोले वो बहुत बड़े साइंटिस्ट वगैरह नहीं थे। मेरे ही जमाने में मैंने जो भी संस्था थी उसका प्रमुख बनाया। तब शायद शरद पवार जी सुरक्षा मंत्री थे। वो बोले उनको साइंटिस्ट मत बोलो, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। यानी मुझे उन्होंने करेक्ट किया। राइट। लेकिन वो हमारे राष्ट्रपति बन चुके हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद में सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, वो हमारे भारत का जो राष्ट्रपति के लिए विमान उपलब्ध होता है, एरोप्लेन उपलब्ध होता है वायुसेना का, वो विमान लेकर सीधा गए पुट्टपार्थी, उनके पहले दर्शन किए। और पुट्टपार्थी के साईं बाबा क्या करते थे? ऐसे छोटे मोटे चमत्कार करते थे जो कोई भी कर सकता है। आपने कई बार एक्सपोज किया है। तो समझिए ना कि इतने बड़े साइंटिस्ट जिनको हम मानते हैं हमारे राष्ट्रपति बने, इसलिए सबसे ज्यादा आनंद हमारा हुआ था। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ साइंस सिखाया नहीं जाता है। हम साइंस को रटते हैं, केवल रटते हैं। साइंटिफिक टेम्पर नहीं सिखाया जाता। मुझे भी साइंटिफिक टेम्पर जब मैं साइंस छोड़कर जब मैं बाकी विषयों का अध्ययन करने लग गया, आर्ट्स फैकल्टी में आया, फिर बुद्धि ब्राह्मण्यवाद, रैशनलिज्म का अभ्यास करने लग गया, तब मुझे बर्ट्रांड रसेल का किताब पढ़ने के बाद में पहली बार पता चला कि साइंस के क्या क्या हिस्से होते हैं। साइंस किस आधार पर खड़ा होता है, ये साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है। तो हमको विज्ञान सीखने वाले लोगों को भी साइंटिफिक टेम्पर नहीं आता है, इसलिए कई विज्ञान जानने वाले, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ हो, बहुत अंधविश्वासी मिलते हैं, काफी ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो विचार के आधार पर उन्होंने ज्ञान नहीं प्राप्त किया।
पूरे ह्यूमन बीइंग का विकास क्यों हुआ है? बाकी प्राणियों में हम में फर्क क्या है? हाँ, ना हमारे पास किसी हाथी जैसा बल है, ना शेर जैसे ताकतवान पंजे हैं। इसके बावजूद केवल हमारा ये छोटा सा दिमाग, उसमें तर्क करने की हमारी क्षमता, बुद्धि, उसके आधार पर हम अपनी क्षमता बढ़ाते गए और आज पूरे संसार पर राज कर रहे हैं। तो जिस कारण हम बढ़े, जिस कारण हमारा विकास हुआ, उसी को हमारे संस्कारों में पूरी तरह से मारा जाता है। और इसलिए आज तक जाति व्यवस्था भी पूरी तरह से टिकी हुई है। हाँ। और इसलिए सभी प्रकार के अंधविश्वास भी टिके हुए हैं। तो हमको सबसे बढ़िया हथियार क्या हो सकता है? हमारे पास सबसे बढ़िया हथियार है स्कूल के बच्चों से लेकर हर व्यक्ति की ये बुद्धि जो है, ये तर्क बुद्धि है, तर्क करने की क्षमता है, लॉजिक है, उसको जागरूक करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके जीवन का हिस्सा बनाना। एक बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर जीवन का हिस्सा बन जाए तो मुझ पर कुछ भी संस्कार, भाई ब्राह्मण ऊंचे होते हैं, शूद्र नीचे होते हैं, ये संस्कार को मैं स्वीकार ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि मुझे आज के जमाने में मालूम है कि सभी इंसान अफ्रीका से पैदा हुए। हाँ, पूरे भारत भर में, पूरे देश में, पूरे दुनिया में फैल गए। हम सबका डीएनए एक ही है। हाँ, अगर सब इंसान एक ही है तो कोई ऊंचा और कोई नीचा कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली। यानी कम से कम, हाँ, कोई विद्वान हो सकता है, हाँ, कोई कम विद्वान हो सकता है, कोई बहुत ब्रेव हो सकता है, शक्तिशाली हो सकता है, कोई थोड़ा सा दुबला हो सकता है, लेकिन ये श्रेष्ठ और ये कनिष्ठ ऐसा तो नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली। ये तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए एक बार हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सोच बन गई, वो हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। जीवन के हर क्षेत्र में हम उसको लगाए, इस ढंग से हम विचार करने लग गए, तो ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। मैंने जब कुछ पॉलिटिकल लीडर से मैं बात कर रहा था, शरद पवार जैसे लोगों से, तो मैंने कहा कि ये सांप्रदायिक वातावरण को बढ़ावा क्यों मिला? हाँ, इस ढंग का वातावरण हमारे पूरे देश में पैदा क्यों हो पाया? भाई 75 सालों में नहीं पैदा हुआ। हाँ, बाबरी मस्जिद ढहने के बाद ही ये वातावरण क्यों शुरू हुआ? पहले छुटपुट हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, वो जाति जाति में भी होते थे, कई कई होते थे, वो छुटपुट होते थे, वो कभी व्यापक नहीं बनते थे। यानी कम से कम, और किस स्थिति में हमने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त की थी? कई लाख लोग मारे जाने के बाद। यस। पार्टीशन के समय में इधर से उधर जाने वाले लोग, उधर से इधर आने वाले लोग, यानी इतना बड़ा रक्त संहार होने के बाद में हमने ये स्वतंत्रता प्राप्त की। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रक्रिया में यानी नरसंहार नहीं हुआ। हाँ। लेकिन पार्टीशन के बाद में नरसंहार ज्यादा पैमाने पे हुआ। इतने अंधकार में हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिन 15 अगस्त 1947 उसको हमने मनाया था। उससे हम जल्दी बाहर निकले। हाँ, जब तक हमारी बाबरी मस्जिद नहीं ढही थी इस देश में, तब तक इस ढंग का वातावरण पूरे देश में नहीं फैला था। उसके बाद में सांप्रदायिक वातावरण फैलना शुरू हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमारे देश में हमने साइंटिफिक टेम्पर नहीं बढ़ाया। जिस दिन हम साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाएंगे, स्कूल के हर बच्चे तक ये जाएगा शिक्षा के माध्यम से, तो इस जैसी कोई भी अवैज्ञानिक चीज हम स्वीकार नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली। जिसका कोई आधार नहीं। भाई मुस्लिम हमसे अलग है, इसका क्या आधार है? डॉक्टर तो एक ही होता है, शरीर विज्ञान तो एक ही होता है। कई कोकण में आप जाइए, आप भेद नहीं कर पाएंगे ये मुस्लिम है या मराठी। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आप गुजरात में जाइए, ये आदमी गुजराती है, ये मुस्लिम है या दूसरा कोई, ये भेद नहीं कर पाएगा। वो उतनी अच्छी गुजराती बोलता है, उतनी अच्छी मराठी बोलता है। केवल नाम से हमको पता चलता है। केवल नाम से होता है। सभी चीजें कॉमन है। ये होने के बावजूद हम ये भेद करते हैं कि वो कुछ तो भी कम है, कमतर है, उसके कारण सभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, हमारे कारण कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। इस ढंग की सोच को तभी बढ़ावा मिलता है जब हम साइंटिफिक टेम्पर को स्वीकार नहीं सकते। और एक थॉट भी होता है कि जो उसको बढ़ावा देता है। नहीं, ये थॉट तो वही है ना, मनुवादी विचार। क्योंकि वो उच्च नीचता के आधार पर ही खड़ा है। उसी को प्रमोट करना चाहता है। और उसको ये फायदा क्या है कि पूरे समाज में वो विचार ऑलरेडी है। हाँ। उसको केवल उसका फायदा उठाना है। नहीं कोई बात उसमें डालनी नहीं, बार बार कल्टिवेट करना है उसको केवल ट्रिगर करना है। ऑलरेडी जो सुप्त विचार आपके मन में शायद उतना एक्टिव नहीं है, उसको केवल एक्टिव करना है। बस इतना ही करना है। इसलिए ये काम बहुत आसान है। प्रोग्रेसिव विचार लोगों तक पहुंचाना ज्यादा मुश्किल है। उनको एक्सेप्ट करवाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। ये सबसे बड़ा मुश्किल काम गांधी नेहरू के
फ्रीडम मूवमेंट ने किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने किया, फुले शाहू अम्बेडकर के विचारों ने किया। इसलिए वो सब थे, बीज थे हमारे बीज यहाँ। थे आपके। उन बीजों को उठा उठा के हमने ये सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद में ये बीज परमानेंट करने का जो प्रयास हमने करना चाहिए था वो नहीं किया। इसलिए वो आज करने की बहुत आवश्यकता है। कम से कम समझो, अभी कल ये सरकार बदल गई, अभी केंद्र की सरकार तो बदली नहीं है, महाराष्ट्र की सरकार बदल गई। तो मैंने महाराष्ट्र की सरकार को कहा था कि मैं आपको 10 साल में पूरा महाराष्ट्र बदलते हुए बता सकता हूँ। ओके। बहुत आसान है। क्योंकि ये बदलाव कौन ला सकता है? माँ बाप तो नहीं ला सकते, क्योंकि माँ बाप की एक विचारधारा है। ये बदलाव कौन ला सकता है? ना माँ बाप ला सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में पुरोगामी विचारों का बहुत महत्व है। शाहू फुले अम्बेडकर से संत परंपरा के लोग काफी है, उन लोगों को इकट्ठा करना है, उस विचार को प्राधान्य देना है, और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन तक वैज्ञानिक सोच को पहुंचाओ। उनकी सोच वैज्ञानिक करो। 10-15 साल में आपको पूरा महाराष्ट्र बदलते हुए मिलेगा। वो ऐसे अनसाइंटिफिक चीजों को स्वीकार ही नहीं पाएगा। अब तो नई एजुकेशन पॉलिसी में अनसाइंटिफिक चीजें भी, अरे वो तो उसकी भरमार है। हम ये भूले नहीं कि हमारे एनसीईआरटी के अभ्यासक्रम से डार्विन की उत्क्रांतिवाद की थियरी निकाल दी है। यस। क्यों निकाल डाली? अरे भाई, डार्विन का उत्क्रांतिवाद सीखेगा तो उसको पता चलेगा कि ये सृष्टि कैसे पैदा हुई, कैसे निर्माण हुई। यस। ये सृष्टि अपने आप पैदा हुई है। इंसान कैसे पैदा हुआ? भाई, हम एक पेशीय प्राणी एमीबा, एक सेल वाले प्राणी एमीबा से लेकर यहाँ तक हमने विकास किया है। तो आदमी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए, ये कैसे स्वीकार पाएगा? नहीं। इसलिए उसको उखाड़ के फेंको, क्योंकि ये तो पूरी हमारी जड़ी खत्म करेगी। इसलिए इतने बेशरम तरीके से, मैं इसको बेशरम तरीका कहता हूँ, दूसरा कोई शब्द मुझे सोचता नहीं, बेशरम तरीके से हमने एनसीईआरटी के अभ्यासक्रम में से डार्विन के उत्क्रांतिवाद की थियरी निकाल डाली, क्योंकि हम मनुवादी विचार को फिर से इस देश में पुनर्जीवित करना चाहते हैं, ऑलरेडी जिसकी जड़ें ऑलरेडी लोगों के मन में है। जी बिल्कुल। और इवन पंचर कैसे सुधारे जाए, इस तरह की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। नहीं, वो तो ठीक है, मैं उसको विरोध नहीं करूंगा। क्योंकि सीधी सी बात है, व्यवसाय करना, किसी भी समाज में अलग अलग व्यवसाय तो चलने वाले हैं। अगर ट्रेंड लोग रहेंगे तो वो ज्यादा अच्छे ढंग से व्यवसाय कर पाएंगे। यानी उनको कौशल विकसित करने के लिए जो बहुत बड़ा समय लगने वाला है, वो समय बचेगा। यही तो विज्ञान की खासियत है ना। विज्ञान क्या करता है? आपका समय बचाएगा, शॉर्ट करेगा। ज्ञान क्या करता है? आपका समय बचाता है। तो ये विज्ञान और ज्ञान की बात होगी, उसको मैं विरोध नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप काल बोलोगे कि जो बच्चे हैं जो अच्छे ढंग से पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके माँ बाप के पास में पैसा नहीं है, ऐसे बच्चों ने केवल पंक्चर से सीखना चाहिए। यस। ये अगर यंत्रणा हम विकसित करते हैं, पुरानी यही यंत्रणा विकसित हो रही है, क्योंकि फिर आपको हायर एजुकेशन के लिए फिर आपके पास में फंड्स नहीं है। नहीं, हायर एजुकेशन छोड़ो ना। मैं हमेशा विचार करता हूँ, मुझे मालूम नहीं आपके जमाने में क्या स्थिति थी। मेरे पिताजी के पास में, मैं जब छोटा था तब 100 एकड़ जमीन थी। अभी 150 से 100 थी। 100 एकड़ जमीन वाले एक किसान का बेटा, मेरे पिताजी बहुत अच्छा खेती का व्यवसाय करते थे, उनकी खेती देखने के लिए लोग आते थे आसपास। लेकिन वो मेरे फीस नहीं दे सकते थे। अच्छा। वो क्षमता उनमें नहीं थी। अगर उस जमाने में मुझे फीस देनी पड़ती तो शायद मेरा एजुकेशन मैट्रिक के बाद में खत्म हो जाए। बिल्कुल exactly. मैं आगे पढ़ ही नहीं पाता। उस जमाने में हमको फीस ही नहीं देनी पड़ती थी, पूरा एजुकेशन फ्री था। एग्जैक्टली। क्योंकि एक ईबीसी नाम की चीज थी। इकोनॉमिक ईबीसी यानी ईबीसी कंसेशन। जो इकोनॉमिक बैकवर्ड है उनको फीस नहीं होती। वैसे भी फीस बहुत कम थी, लेकिन वो कम फीस भी देना संभव नहीं। इसलिए मैं कई विषयों में एमए कर पाया। मैंने एग्जाम्स नहीं दी, केवल एक ही एग्जाम दी, डिग्री एक ही ली, लेकिन मैंने कई विषयों में एमए ज्वाइन किया, उसका अभ्यास किया, अध्ययन किया। कई बार मैंने कम से कम 15 साल तक मैं कॉलेज में एजुकेशन लेता रहा। यूथ कॉलम चलाता था, यूथ के साथ में संबंध भी रहते थे, उसका वो भी फायदा मिलता था। अलग अलग विषयों का अध्ययन करने का अवसर मिलता था। ये सब मैं कर पाया कि वह मेरे जैसे मेरे जमाने के कई लोग कर पाए, इसलिए ये संभव हुआ। आज जिस ढंग से बच्चों की फीस देनी पड़ती है, प्राइमरी स्कूल से नहीं, उससे भी नीचे के स्कूल, नर्सरी से, तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो कभी पढ़ ही नहीं पाता। मैं दिल्ली के स्कूल में गया था, वहाँ 1 लाख रुपए नर्सरी की
महीना मंथली फीस है? अरे भाई यवतमाल में है, अच्छा। अब दिल्ली की क्या बात है। स्कूल की शुरुआत की जो नर्सरी की एडमिशन होती है उसकी फीस 1 लाख रुपए साल की। नहीं नहीं, मतलब आप महीने की मंथली बोल रहे थी, हो? मंथली थी। मतलब यानी यवतमाल में 1 लाख और दिल्ली में 12 लाख। हम्म, अब आप कल्पना कीजिए, यही इतनी चिंता का विषय फीस है। देकर जो बच्चे पढ़ेंगे हाँ उसमें से कौन सा क्लास हम तैयार करेंगे? हाँ, एग्जैक्टली। जिनमें क्षमताएं पढ़ने की वो पढ़ेंगे, बाकी अनपढ़ रहेंगे। अनपढ़ रहेंगे, फिर वो पंचर वो से अनपढ़ रहेंगे, वो पंक्चर ठीक करते बैठे। एग्जैक्टली। यानी हम पुरानी व्यवस्था फिर से लाना चाहते हैं। हाँ हाँ, उसी की क्यों तरफ क्यों जा रहे हैं। वेदों का अध्ययन करने का अधिकार क्यों ना करा गया था? हम्म, हमने कभी सोचा है? केवल ब्राह्मण ही वेद सुन सकते हैं, बाकी के लोग वेद नहीं सुन सकते। शूद्र तो बिल्कुल सुन नहीं बिल्कुल सकते। नहीं। हाँ, ये क्यों रखा था? भाई ये वेद सुनेंगे, अध्ययन करेंगे, तो फिर ये काम कौन करेंगे? ब्राह्मणों की सेवा कौन करेगा? कौन करेगा? वो सोच अभी हम लाएंगे। हम्म, ये सरकार वो ला रही है सोच, राइट। इसलिए उसके खिलाफ है। कौशल के खिलाफ नहीं। या जिस व्यक्ति को वो कौशल प्राप्त करना है, आप सबको कॉमन एजुकेशन रखिए। कॉमन एजुकेशन, यस। कॉमन एजुकेशन के बाद में वो तय करेगा तय उसको करेगा, कहाँ हर जाना व्यक्ति तय करेगा, मुझे है। कहाँ हाँ, जाना है, कहाँ नहीं मुझे जाना है। इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अलग अलग, कारपेंटर बनना है, मुझे और क्या बनना है, वॉट एवर जो भी है। मुझे बहुत अच्छी चप्पलें निर्माण करना है। हाँ, उसमें काफी आगे जा सकता है। बस बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। तो आज की ये चर्चा भी काफी विस्तार पूर्वक रही, और शुरुआत तो जैसा हमने की कि इस संविधान ने ब्राह्मणों को क्या दिया, ब्राह्मण महिलाओं को क्या दिया, से लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक सोच तक ये बात आई, और कॉमन एजुकेशन तक भी ये बात चली। तो मुझे लगता है कि सर का वक्त जब भी हमें मिलता है तो काफी बातचीत होती है, और काफी लंबी होती है, लेकिन बहुत ही तर्कशुद्ध तरीके से सर एक बात रखते हैं, और ये देश के सभी लोगों की भलाई की बात होती है कि देश से ऊंच नीचता नहीं रहे, देश में आपस में सद्भाव रहे, आपस में किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का जो है भेद न रहे। इस तरह की सोच, वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक बातें सर हमेशा हमारे साथ में साझा करते हैं, पूरे भारत में भी जब वह जाते हैं साझा करते हैं। तो आज भी सर ने यही बातों के साथ काफी सारा प्रबोधन किया है। सर, आप हमारे बीच में और हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अवसर दिया सबसे मुझे संवाद करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।